Hello everyone, my name is Rizwan sir. I welcome you to my reading and explanation video of English NCERT textbook. Today in this video, I'm going to read chapter number 2 from the book Hornbill from class 11th CBSE. The name of the chapter is We are not afraid to die if we can all be together. अगर हम साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. It is written by Gordon Cook and Alan East. ये जो टाइटल है ये एक डायलॉग है जो इस स्टोरी में एक बेटा अपने पापा को बोलता है जो मुसीबत में होते हैं कि पापा अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट करेज, साहस की कहानी है. और मैं इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि स्टोरी किस बारे में. ये स्टोरी है ऑथर अपनी वाइफ मैरी और अपने 2 बच्चों के साथ प्लस अपने 2 दोस्तों के साथ राउंड द वर्ल्ड वॉयज का प्लान करता है और काफ़ी हद तक वो आराम से उस ट्रैवल को पूरा करते हैं. राउंड द वर्ल्ड मतलब वो पूरी दुनिया को शिप में ट्रैवल करना चाहते हैं, समुद्री रास्ता तय करना चाहते हैं और बीच में कहीं कहीं उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उसमें से एक इवेंट को उन्होंने इस स्टोरी में एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया है. और अब बहुत मुश्किल से हिम्मत से साथ रहकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाकर फाइनली वो उस मुसीबत से निकल पाते हैं, सरवाइव करते हैं और वो एक टापू पे पहुंच पाते हैं. सो इट्स ए वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी. पढ़कर बहुत मज़ा आएगा, आपको मालूम पड़ेगा छोटे बच्चे भी कितने करेजियस होते हैं. कभी कभी हम साथ होते हैं तो बड़ी मुश्किल की चीज़ भी बहुत आसानी से गुजर जाती है और हमारा साथ होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग along with the line. So, We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. Let's read. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. इन expressions को जो नीचे दिए हुए हैं इनको text में से ढूंढना है हमें और फिर इनका मतलब समझना है किस context में ये इन phrases का मतलब निकल के आता है, क्या निकल के आता है. पहला phrase है honing our seafaring skills. Next phrase है pinpricks in the vast ocean. Ominous silence, a tousled head, Mayday calls. So ये phrases को हम तब समझेंगे जब हम रीडिंग में ये हमारे सामने आएंगे. I will explain you the meaning के किस context में यूज हुए हैं. So let's read. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. सो ये 1976 की बात है. ऑथर इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिखने वाले खुद ऑथर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ, अपने बेटे, वाइफ का नाम मैरी, बेटे जोनाथन जो 6 साल का है और डॉटर सुजेन जो 7 साल की है, वो प्लाईमाउथ एक जगह है इंग्लैंड से, वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया. और सफ़र था ऐसा सफ़र को वो बिल्कुल नकल कर रहे थे, डुप्लीकेट कर रहे थे, दोबारा से ऐसा सफ़र करना चाह रहे थे जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरा किया था. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. बहुत लंबे टाइम तक मैरी और आई, मतलब मैरी और ऑथर ने, जो 37-year-old का बिजनेसमैन है, उसने ये सपना देखा हुआ था कि जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने राउंड द वर्ल्ड का वॉयज पूरा किया है, हम भी ऐसा ही करेंगे. और पिछले 16 साल से वो जो ब्रिटिश के जो समुद्र हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ जो समुद्र हैं, वहाँ पर वो अपनी सी फारिंग स्किल्स को होन कर रहे थे. यहाँ पे होनिंग और सी फारिंग स्किल्स का मतलब है कि वो सी में ट्रैवल करने की जो स्किल्स है, जो कला है, उसको इम्प्रूव कर रहे थे बार बार समुद्र में अपने आप को टेस्ट करके. नेक्स्ट पैराग्राफ. आवर बोट वे वॉकर, अ 23 मीटर 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Our boat wave walker उन्होंने अपनी बोट का नाम रखा हुआ है जो 23 मीटर लंबी है और 30 टन उसमें वुड लगी हुई है और वुड से बनी हुई एक बहुत सुंदर नाव है और वो प्रोफेशनली बनाई गई है, बहुत टेक्निकली, बहुत टेक्निक के लिए बहुत अच्छे से बनाई गई है. और उन्होंने महीनों गुजारे हैं उसको
और फिट करने में समुद्र में और टेस्ट करने में, ताकि वो समुद्र का जो सबसे बुरा सा बुरा वेदर कंडीशंस होती हैं, चाहे वो तूफ़ान हैं, चाहे ऊंची लहरें हैं, उनको झेल सके और वो आसानी से अपना सफ़र पूरा कर सके। So, the first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं जो फर्स्ट लेग है, मतलब पहला पार्ट है उनकी 3 साल की जर्नी का, जो पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 105,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, वो आसानी से ट्रैवल करे। प्लेसेंटली मतलब आराम से, बिना किसी परेशानी के। और कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया उन्होंने? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से टू केप टाउन ट्रैवल किया। अब आगे, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट में आगे बढ़ने से पहले, पूर्व की दिशा में और बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, उन्हें 2 क्रू मैन मतलब 2 साथियों ने, टीम मेंबर्स ने और ज्वाइन कर लिया। किसने ज्वाइन किया? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर। तो अमेरिका से हैं एक, इनका नाम है लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड से हैं जिनका नाम है हर्ब सीजलर। So to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean, और वो उनको हेल्प करेंगे टैकल करने में, हैंडल करने में, सामना करने में वर्ल्ड के रफेस्ट सी, जो कि बताया जाता है सदर्न इंडियन ओशन, जो कि अब वो ट्रैवल करेंगे। तो वहाँ से गुजरने में, उन कंडीशंस को हैंडल करने में उन्होंने 2 लोग और ज्वाइन किया है इनकी टीम ने, और उनका नाम है, अमेरिका से है लैरी विजिल और स्विस है एक हर्ब सीजलर। आगे बढ़ते हैं। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो सेकेंड डे केप टाउन से बाहर निकलते ही उन्होंने सामना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब है मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जो सी विंड्स होते हैं जो विथ वाटर और वेव्स को ऊपर नीचे करते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो वेव्स हैं चलती रही कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ हफ्तों तक। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी आंधियों से, लेकिन जो वेव्स आ रही थी उनका जो साइज था वो डरा देने वाला था। अलार्मिंग मतलब चिंता कर देने वाला था, चिंतित करने वाला था। उसकी हाइट थी लगभग 15 मीटर, इतनी हाइट थी जितनी कि उनकी बोट का जो मैस्ट होता है, मैस्ट होता है बोट में सेंटर में जो डायरेक्शंस को दिखाने वाला जो आप कैनवस लगाते हैं ऊपर से नीचे तक आप बोट देंगे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेन स्ट्रेट पोल होता है उसे मैस्ट कहा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो दिसंबर 25 में उन्होंने अपने आप को 3,500 किलोमीटर केप टाउन से इधर ट्रैवल कर चुके थे, पार कर चुके थे। एट्रोशियस वेदर था उसके बावजूद भी, एट्रोशियस का मतलब है बहुत बहुत हॉरिबल, बहुत डरा देने वाला, बहुत फुल ऑफ प्रॉब्लम्स थी वेदर में, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक बेहतरीन विद ए क्रिसमस ट्री उन्होंने अपना हॉलीडे कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और क्रिसमस से न्यू ईयर डे तक मतलब ये कोई 6-7 दिन तक भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ऐसा ही वेदर चल रहा था, खराब वेदर। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट चेंज फॉर द वर्स। और हमने ये कारण जाने और समझा कि वेदर तो बदलेगा, और बदला भी वेदर, लेकिन और खराब हो गया। फॉर द वर्स का मतलब है और खराब हो गया। आगे पढ़ते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी 2, एट डॉन मीन्स इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जनवरी 2 की बात है। द वेव्स वर जाइगैंटिक, जो वेव्स थी, लहरें थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। जाइगैंटिक मीन्स वेरी ह्यूज। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। हम जो ट्रैवल कर रहे थे वो उसकी जो पाल थी, हमारी जिब होता है पाल, स्टॉर्म जिब, आंधी से बचने के लिए एक पाल का यूज़ करते हैं, वो बहुत छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बट वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, फिर भी हम 8 नोट्स की स्पीड पे चल रहे थे। नोट्स का मतलब यहाँ पे स्पीड से है
KNOTS, जब हम किसी शिप व्हीकल का स्पीड नापते हो तो नॉट्स में नापते हैं। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. और जैसे ही waves पर जो उनकी बोट थी ऊपर की तरफ जाती थी तो सामने उन्हें कभी ना खत्म होने वाला समंदर दिखता था। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और जो आंधी की आवाज़ थी, screaming मतलब उसका चिल्लाना, आंधी की जो आवाज़ आ रही थी वो हमारे कानों के लिए थोड़ा सा दुख भरा था। It was not easy to bear. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो क्या किया उन लोगों ने, अपनी बोट की स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिब था उसको तो नीचे गिरा दिया, तूफान का जो जिब था, जो पाल थी उसे नीचे गिरा दी, और एक रोप, एक बड़ी रोप से उन्होंने स्टर्न, जो बोट का पीछे का हिस्सा है, उसमें एक लूप के तौर पर, एक गोले के तौर पर उससे रस्सी से उसको बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को दोबारा से रस्सी से बांध दिया ताकि और स्ट्रेंथ बन जाए। Went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. और हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली। लाइफ राफ्ट ड्रिल्स होती हैं, जीवन रक्षक जो नौकाएं हैं उनमें भी रस्सियां बांधी, और हमने अपनी जो लाइफ लाइन्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, उनको भी पहन लिया। ऑयल स्किन्स, जलरोधक जो कपड़े थे उनको भी पहन लिया, और हमने इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमनियस साइलेंस। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है ओमनियस साइलेंस। अभी समझते हैं। जो पहला इंडिकेशन, निर्देश मिला में, इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब आने वाली तबाही, इम्पेंडिंग एनीथिंग जो आने वाली है, वो हमें 6 बजे के करीब हमें एहसास हुआ, हमें सिग्नल मिला कि अभी कोई बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि ठीक उससे पहले ओमनियस साइलेंस हो गया। मतलब ओमनियस साइलेंस होती है वैसी शांति जो बड़ी तबाही से पहले हो जाती है, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, और आंधी रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से ही आसमान गहरा हो गया, काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक बढ़ती हुई आवाज आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक इनॉर्मस क्लाउड, बहुत बड़ा सा बादल बिल्कुल शिप के ऊपर आकर ऊपर की तरफ आ गया। विथ हॉरर, और हम डर से, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डरावना दृश्य था। I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. और मैंने फिर बाद में एहसास किया कि ये बादल नहीं है, बल्कि ये तो समुद्र की लहर है, जो मैंने पहले कभी ऐसी लहर नहीं देखी थी, ठीक उनके ऊपर आ गई थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. और वो बिल्कुल सीधी नज़र आ रही थी, बिल्कुल एकदम ऊपर, और लगभग दोहरी हाइट की थी उन वेव से जो अब तक हमने देखी थी। मतलब बहुत ही ऊंची हाइट की वेव आ गई थी उनके सामने, और इट वॉज अ वेरी सीरियस सिचुएशन नाउ। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप बोट में और आपके सामने बहुत ऊंची लहर ठीक आपके ऊपर गिरने वाली हो तो व्हाट वुड बी द कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. अब सिचुएशन ये थी, जो वेव की आवाज़ थी वो बहुत बिजली की तरह कड़कड़ाहट गई, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई, और जो नाव का स्टर्न था वो ऊपर की तरफ चला। मुझे एक बार तो ऐसा लगा जैसे हम उस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे। But then a tremendous explosion shook the deck. लेकिन फिर तभी एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट ने डेक होता है शिप का ऊपरी हिस्से पर टकराव हुआ। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक बहुत ही ज्यादा पानी का इकट्ठा अमाउंट सीधा शिप के ऊपर गिर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मेरा हेड सीधा जो व्हील था जहाँ से शिप को घुमाते हैं, थोड़ा
डायरेक्शन देने के लिए सीधा उसमें टकराया। स्मैश्ड मतलब जाके टकराया। और मुझे याद है कि मैं शिप पर से उड़कर लहरों में कहीं नीचे गिरकर डूब रहा था। I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मैंने स्वीकार कर लिया था अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत को। अप्रोचिंग डेथ मतलब उसको लग रहा था कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, और मैं अपने होश खो रहा था और मुझे एक बहुत पीसफुल फीलिंग आ रही थी। मैं बहुत पीसफुल फील कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पर ऑथर को लग रहा था कि शायद वो बच ना पाए। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wave Walker was near capsizing, her masts almost horizontal. तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरा हेड अचानक से पानी से बाहर आया कुछ मीटर दूर, और वेव वॉकर जो हमारी बोट थी वो लगभग डूब रही थी। कैप्साइजिंग मीन्स डूब जाना पानी में। हर मास्ट, उसका जो मास्ट था, जो स्ट्रेट पोल था, जो हमेशा वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। इसका मतलब वो लगभग पलट गई थी। Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. और तभी एक वेव ने उसको झटके से सीधा कर दिया, और मेरी लाइफलाइन जो जैकेट थी वो एकदम से, जो रस्सी मुझसे बंधी हुई थी वो एकदम से टाइट हो गई उसके सीधे होने की वजह से, और मैंने गार्ड रेल्स को सख्ती से पकड़ा, जिसने मुझे हवा में उछालते हुए वेव वॉकर्स के मेन बूम, जो मेन कड़ी है, जो सेंटर शाफ्ट है, उस पर जाकर मैं वहां जाकर पहुंचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और जो फिर और वेव्स थी, उन्होंने, किसी ने मुझे इधर फेंक दिया और किसी ने उधर फेंक दिया, एक कपड़े की गुड़िया की तरह। My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. और मेरी लेफ्ट रिब थी जो पसली थी वो टूट गई, मेरा मुंह ब्लड से भर गया था और मेरा टीथ भी टूट गए थे। कैसे करके, जैसे तैसे करके मुझे व्हील मिल गया, और मैंने उसको स्टर्न के साथ सख्ती से पकड़ लिया ताकि मैं अगली वेव के झटके को सह सकूं, और मैं उससे चिपका रहा। Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं फील कर पा रहा था कि शिप के नीचे भी पानी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस व्हील को छोड़कर जांच कर सकूं कि पानी कहाँ है। तभी सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। और तभी सामने का जो केबिन था मेरे सामने, उसका दरवाज़ा खोलकर मैरी आई और वो बोली, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। जो सतह है शिप की वो टूट गई है और हम पानी से भर गए हैं, मतलब चारों तरफ पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एंड आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि व्हील को पकड़ो, और मैं उस दरवाजे की तरफ भागा जो खोल कर आई थी। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और जो हर्ब दोनों पागलों की तरह पंप कर रहे थे ताकि पानी बाहर निकल सके। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स एंड द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। जो टूटा हुआ टिम्बर से लकड़ी के जो शाफ्ट थे वो टूट गए थे और अलग अलग एंगल्स पे लटके हुए थे, और पूरा एक साइड स्टारबोर्ड साइड था वो अंदर की तरफ धंस गया था बोट का। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। और गहरे पानी में ये सब चीज़ें गिर रही थी छप छपाने की आवाज़ के साथ। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरता हुआ, आधा रेंगता हुआ चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचा। Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. अब मैंने उनसे पूछा, क्या तुम सही हो? और उन्होंने कहा हाँ, और वो ऊपर की जो सीट थी उस पर से बोले। But my head hurts a bit, said Sue. तो उनकी बेटी जो सुजैन है, जो वो बोलती है कि लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मेरे सर थोड़ा दुख रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज, अपने आँख के ऊपर एक सूजे हुए हिस्से को, बम्प मीन्स उभरा हुआ हिस्से को दिखाते हुए बोली, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन उस वक्त मेरे पास इस बात की चिंता करने के लिए कोई समय नहीं था कि उसका सर सूजा हुआ है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। मैंने जैसे ही मुझे हथौड़ा, कुछ पेंच और एक कैनवस
मतलब एक पाल की तरह कुछ मिला। मैं वापस डेक पर गया। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repair, we would surely sink. तो जिस साइड से starboard साइड से जो टूट कर छेद हो गए थे, नुकसान हुआ, तो उससे हर वेव के झटके के साथ पानी अंदर आ रहा था, और अगर मैं वहाँ पर रिपेयर ना करता, उसे ठीक ना करता, तो हम पक्का डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जैसे तैसे करके मैंने वो कैनवस को खींचकर वहाँ पर फिक्स कर दिया, और वाटरप्रूफ जो कवर्स थे वो भी उन जो टूटे हुए गैप्स थे, होल से, उनमें घुसेड़ दिए, उनमें फिक्स कर दिए। कुछ पानी फिर भी आ रहा था। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी अभी भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी अब दूसरी तरफ बहने लगा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. ज़्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब हमारे हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए थे उस डेब्रीज की वजह से। टूटे फूटे जो नुकसान हुआ है, मलबा है, वो उसमें फंस गए थे, ब्लॉक हो रहे थे, जो बह रहा था केबिन के आसपास, और इलेक्ट्रिक पंप हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए थे। तो मतलब अब सिचुएशन ये है कि उनके वाटर पंप भी खराब हो गए थे। वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो बोट में वाटर लेवल था वो अचानक से बहुत डरा देने के तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेस्ट ओवरबोर्ड along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. और एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डेक पर मैंने देखा कि जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप थे जो हाथ से चलते थे वो भी टूटकर दूर चले गए थे, और उसके साथ साथ कुछ जो फोरस्टे सेल मतलब छोटी नौकाएं होती हैं, और पाल थी, और डिंगीज लाइफ सेविंग बोट्स होती हैं जो अक्सर बड़ी बोट के पीछे चलती हैं, और मेन एंकर भी टूटकर दूर चला गया था। तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। आगे देखते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम फ्लोर के नीचे है। मैंने उसे एक आउट पाइप से, वो पाइप जो बाहर पानी फेंकता है, उसे कनेक्ट किया, और शुक्र है कि वो काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात ऐसे ही कटी, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली, बहुत ठुठरा देने वाला जो रूटीन उनका बन गया था पंप करने का, और बोट को इधर से उधर स्टीयर करने का, डायरेक्शन देने का, और रेडियो पर बार बार सिग्नल भेज रहे थे वो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स बोलते हैं इमरजेंसी कॉल जो शिप से भेजे जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, सिग्नल्स भेजे जाते हैं ये इमरजेंसी में। तो उनका भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और जो उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि वो थे ही इतनी दूर निकल चुके थे वो कि वहाँ पर शायद ही कोई कम्युनिकेशन हो पाए। सूज had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she sewed up a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. सुज़ैन का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा सूज रहा था, अलार्मिंगली मतलब डरा देने वाला, और उसको 2 enormous black eyes, उसकी आंखें काली पड़ रही थी धीरे से, और उसका एक आर्म में डीप कट भी लगा हुआ था। तो जब मैंने सुज़ैन से पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया अपनी चोट के बारे में, तो उसने कहा कि मैं आपको और परेशान और टेंशन में नहीं डालना चाहती थी जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आपने देखा कि ऑथर अपनी वाइफ, 2 बच्चों और 2 अपने टीम मेंबर्स के साथ एक ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड वॉयज प्लान करते हैं, और एक पार्ट तो बड़ी आसानी से गुजार लेते हैं, लेकिन जब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो समुद्र की कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और बहुत बड़ी वेव्स उनसे टकराती है, जिससे उनकी नाव तहस नहस हो जाती है, लगभग डूबने वाली होती है, बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन फिर एक झटके से वो सीधी हो जाती है, और किसी तरह से वो पूरी रात काटते हैं, वाटर को पंप आउट करके, कॉल्स करके, जो सिग्नल्स है उन्हें भेजकर, और एक दूसरे का साथ देकर, और उसमें
उनको सबको चोट लग जाती है। सुज़ैन जो उसकी बेटी है उसको भी थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताती ताकि उसके पापा ज़्यादा परेशान ना हो और अभी जो मेन प्रायोरिटी है वो सबको अभी बचा सके। लेट्स सी पार्ट 2 में क्या होता है। Till then, keep following my another video. I will share the same reading and explanation in part 2. Thank you so much.